प्रज्ञा टीवी नेटवर्क की ओर से आपका स्वागत करता हूं। आज फणीश्वरनाथ रेणु के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर उनके कहानियों का वाचन। देखिए, कहानी जो होती है ना, वो तो किस्सा गोई खास करके कहने सुनने की चीज़ होती है, पढ़ने की चीज़ होती नहीं। पढ़ के भी अगर आप कहते नहीं हैं तो वो कहानी वास्तव में होती नहीं। तो आज मैं आपको इस अवसर पर फणीश्वरनाथ रेणु की एक बहुत अच्छी कहानी ठेस, जो आपको वो देखते हैं कि वो सिरचन के बारे में कहा गया है और सिरचन के बारे में क्या क्या कहा गया है और क्या क्या हो रहा है, वो आप जरा सा इसको देखिए। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं बेकार समझते हैं, इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। क्या होगा, उसको बुलाकर दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुके होंगे, तब सिरचन हाथ में खुरपी डुलाता दिखाई पड़ेगा पगडंडी पर, और तौल कर पांव रखता हुआ धीरे धीरे मुफ्त की मजदूरी देनी हो तो और बात है। आज सिरचन की मुफ्तखोरी कामचोर या चटोर कहले हुई। एक समय था जबकि उसकी मरैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं, इसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है, और सारे इलाके में एक दिन भी समय निकाल कर चलो। कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से। सिरचन से एक जोड़ा चिक बनवा कर भेज दो। मुझे याद है, मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती तो मैं पहले पूछ लेता हूँ भोग क्या लगेगा। माँ हंसकर कहती, जा बेचारा, मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। ब्राह्मण टोली में पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। तुम्हारी भाभी नाखून से खोट कर तरकारी परोसती है, और इमली का रस वो ये क्या करती है, वो साल कर वो कढ़ी तो हम ये कहार कुम्हारों के घर वाली बनाती। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाई? इसीलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन, आज नेनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आ गई। घी की दाढ़ी के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना? और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद रूठी हुई है मोती के शीतल पार्टी के लिए। सिरचन अपनी पनियाई जीभ संभाल कर हंसता है। घी की सुगंध सूंघ कर आ रहा हूँ काकी, नहीं तो आज शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की फुर्सत कहाँ मिलती है। सिरचन जाति का कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने का ढंग को देखा। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर और बड़े जांता से उसका कुच्ची बनाता, फिर कुच्चियों को रंगने को लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी तो गेहूं सांप की तरफ फुफकार उठता, फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुंह चोर है, काम चोर नहीं। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर। दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाल वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सब पर प्रबंध करके रख लो। हाँ, पहले रख कर लो, तब सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म, काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। आज तो वह अध कपाली दर्द से माथा टनटना रहा है। थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं। कटरे की रंगीन शीतल पार्टी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चिक,
सतरंगे डोर से मोड़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचंद के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझने लगे हैं लोग। बेकाम का काम, जिनकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की जरूरत नहीं, पेट भर खिला दो, काम पूरे होने पर एक आध पुराना अधूराना कपड़ा देकर विदा करो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। ऐसी बात नहीं। सिरचंद को बुलाने वाले जानते हैं कि सिरचंद बात करने में भी कारीगर है। महाजन टोले में भज्जू महाजन की बेटी सिरचंद की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं जाके माँ से कहती हूँ। इतनी बड़ी बात? बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो दो दो पटेल की पार्टियां का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए वाला? यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबनी, यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है। सिरचंद ने मुस्कुरा कर जवाब दिया था। उस बार मेरी छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दी थी कि मानू के साथ मिठाई की पतीली ना आए, कोई बात नहीं, 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेल की 2 शीतल पार्टियां के बिना आएगी मानू तो। भाभी ने हंसकर कहा था, वही रंग वापस। इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचंद को बुलाकर काम पर तैनात कर दिया था माँ ने। देख सिरचंद, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखकर देखते ही रह जाए। पान जैसी पतली छुरी की बांस की तीलियों और कमानियों का चिकनाता हुआ सिरचंद अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों के झब्बे झाल कर चिक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही वो लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज़ बन रही है जो पहले कभी नहीं बनी। मंजली भाभी से नहीं रहा गया, पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसी जानती तो मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को खबर भेज देती। काम में व्यस्त सिरचंद के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती बहुड़िया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है, मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। मंजली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, किससे बात करती है बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मुंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी देखती है ना। दूसरे दिन चिक की पहली पांति में 7 तारे जगमगा उठे, 7 रंग के। सत भैया तारा। सिरचंद जब काम में मगन होता है तो उसकी जीभ जरा भी बाहर निकल आती है होठों पर। अपने काम में मगन सिरचंद को खाने पीने की सुध नहीं रहती। चिक में सुतली के फंदे डालकर अपने पास खड़े सूप पर निगाह डाली। चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य किया, सिरचंद की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचंद का कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चिवड़ा और गुड़? माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, मैं अकेली कहाँ कहाँ क्या क्या देखूं। अरे मंजली, सिरचंद को बूंदिया क्यों नहीं देती? बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचंद के मुंह में चिवड़ा भरा हुआ था, गुड़ का ढेला सूप के किनारे पर पड़ा हुआ छूता। माँ की बोली सुनते ही मंजली भाभी की बहुएं तन गई। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। सिरचंद ने पानी पीकर कहा, मंजली बहू रानी, अब मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? बस मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर लगाया। छोटी जाति के आदमी का मुंह भी छोटा होता, मुंह लगाने से सर पर चढ़ेगा ही। किसी के नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा हुआ? मंजली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई। सिरचंद, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो, बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या जरूरत? जिस चीज़ की जरूरत हो मुझसे कहो। सिरचंद का मुंह लाल हो गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चिक फंदे डालने लगे। अधूरे चिक में फंदे डालने लगा। मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का बीड़ा सिरचंद को देती हुई बोली। इधर उधर देखकर कहा, सिरचंद दादा, काम काज का घर, 5 तरह के लोग, 5 की बात करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत दो। सिरचंद ने मुस्कुरा कर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचंद को पान खाते देखकर अवाक हो गई।
सिरचंद ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते हुए कहा, छोटी चाची जरा सी डिबिया का गमकौआ जर्दा तो खिलाना, बहुत दिन हुए। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी सिरचंद से। गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली, मस्खरी करता है, तुम्हारी ये चढ़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान और गमकौआ जर्दा खाते हो। चटोर कहीं के, मेरा कलेजा धड़क रहा। यत पड़ो नास्ती। बस सिरचंद की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर वो चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा, फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थूक आया, अपनी छुड़ियाँ हंसिया वगैरह समेट कर संभाल कर झोले में रखे और टंगी हुई अधूरी चीख पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। चाची बड़बड़ाई, अरे बाप रे बाप, इतनी तेजी, कोई मुफ्त में तो काम नहीं करता। 8 रुपये में मोहर वाली धोती आती है, इस मुझौसे के मुंह में लगाम है, नाक में शील, पैसा खर्च करने पर भी सैकड़ों चिक मिलेगी। बांतर टोली के औरतें सिर पर गट्ठर लेकर गली गली मारी फिरती है। श्रीमान मानो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चिक देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर, मानू मेले से खरीद कर भेज दूंगी। मानू को याद आया, विवाह में सिरचंद के हाथ का शीतल पाटी दी थी माँ ने। ससुराल वाले न तो जाने कितनी बार खोल कर दिखाया था पटना और कलकत्ता के मेहमानों को। मैं सिरचंद को मनाने गया, देखा एक फटी शीतल पाटी पर लेट कर वो कुछ सोच रहा था। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती से को लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा। ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को साथ ले गए अपने साथ। अब बबुआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती न तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई। इस शीतल पाटी को छू कर कहता हूँ कि अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या। मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, अब वह नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन छीट की झालर लगाने लगी थी, अब भी बेजा नहीं दिखाई पड़ता। क्यों मानो कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मंजली भाभी की नज़र न लग जाए इसमें भी। मानू को ससुराल वालों पहुंचाने मैं ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते ही देखा मानू बड़े जतन से अधूरे चिक को मोड़ कर लिए जा रही थी अपने साथ। मन ही मन सिरचंद पर गुस्सा हो आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर पूछने को जी हुआ, काम चोर चटोर। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचंद पर नज़र पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। सिरचंद ने पीठ पर लादे हुए बोझ उतार कर मेरी ओर देखा। दौड़ता हुआ आया हूँ, दरवाज़ा खोलिए। मानू दीदी कहाँ है, एक बार देखूँ। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सिरचंद दादा, मानू इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचंद ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है, सब चीज़ है दीदी, शीतल पाटी, चीक और एक जोड़ी आसनी कूस की। गाड़ी चल पड़ी। मानू मोहर वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचंद ने जीभ को दांत से काट कर दोनों हाथ जोड़ लिए। मानू फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल खोल कर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों में फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था।